तुम जो सर हम सुमगले एक सी दोस्त सॉरी क्योंकि नो डेरिवेशंस जस्ट द एक्सप्रेशंस यू हैव टू रिमेंबर। तो चलिए बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नाउ बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, करंट इफेक्ट ऑफ करंट है ऐसा इफेक्ट जो मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा। दरअसल बेटा द ईयर वाज 1820, द ईयर वाज when a person by the name Hans Christian शाबाश arrested, गलती से एक चीज कर बैठा। उसने क्या किया बेटा, इसके जेब में 20 साल एक मैग्नेटिक कंपास था, जैसा नॉर्थ साउथ नंबर है कंपास, एक साइड से नॉर्थ और एक साइड से। बेटा एक चीज याद रखना चाहिए, जब दो मैग्नेट्स नजदीक आते हैं तो उनके बीच कोई फोर्स क्रिएट होता है। द रीजन फॉर दैट बीइंग, हर किसी मैग्नेट का अपना फील्ड होता है, अपनी रीजन को मॉडिफाई करते हैं। जब ये मॉडिफाइड रीजन्स बेटा नजदीक आ जाते हैं तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या सुना? तो बेटा समझना, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अचानक से इसने क्या किया, जो ये मैग्नेटिक कंपास है जो इसके जेब में 20 साल से कंटिन्यू है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा था इन चीजों पे, कहा चीज पता जिसके साथ इंसान पूरी जी जान से लगा होता है, तो ये भी वैसे ही था। एमएस उस कंपास ना चांद से, ठीक है। इसने अचानक से बेटा एक दिन अपना कंपास जो है टेबल पे रख दिया, लेकिन उस टेबल पे क्या था, तब पर उस गोबर आख करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या उस ठीक है जिगर, करंट कैरिंग कंडक्टर था और उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा, एक सर्किट क्लोज सर्किट पाथ था वो, जरूर वोल्टेज वी लगाई, ठीक है। तो बेटा इसने क्या किया, इसने मैग्नेटिक कंपास बेटा यहां पर रख दिया, ठीक है। जब बेटा इसने इसकी की बंद कर ली, इस पे की लगी हुई थी, जब इसने की इसकी क्लोज कर दी तो ऑब्वियस सी बात है करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है सेकंड। तो बेटा जो ही इसमें करंट चलने लगी, ये देख रहा है कि जो मेरा मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। क्या छावा? डिफ्लेक्शन। यानी कि अग्रे गोबर करंट पच ये भाषा हो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कार है कि नीडल आ गई जब उस पर कोई ऐसा फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक चीज से क्रिएट हुआ हो, है कि नहीं? क्योंकि हैंस क्रिश्चियन पढ़ा लिखा बंदा था, इसको पता है कि अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स क्रिएट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि ये कौन नीडल है? मैग्नेटिक नीडल। और अगर मैग्नेटिक नीडल के नजदीक एक मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक नीडल का अपना फील्ड जो होगा तिलकरण पान इंटरैक्ट, और इंटरैक्ट करने के बाद बेटा एक फोर्स क्रिएट हो सकता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वही फोर्स शायद इस नीडल पे लगा होगा तब जाकर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब जाकर। तो बेटा जब इसने इस की को क्लोज कर दिया तो ये देख रहा है डिफ्लेक्शंस तो क्रिएट हो रही है, इसको लगा कि कुछ तो चीज मींस कमलसमन या कोई चीज आ गई है इसके फील्ड के बीच में जो मैग्नेटिक होगी, जिसने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है बेटा, जब ये की को कर रहा है क्लोज, की को क्या कर रहा है तब डिफ्लेक्शन है, तब डिफ्लेक्शन। जब बेटा ये की को कर रहा है ओपन, की को क्या कर रहा है, की ओपन को सर्किट में पाएंगे करंट, यूथिन करंट एमस पाक गई इवन हाई डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब कंफर्म तो हो गया ना इसको कि भाई डिफ्लेक्शन अगर है तो है इसकी वजह से है। तो इसने क्या किया बेटा, इसने इस ये वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी चेंज कर दी, ये उसने पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसने नेगेटिव, ये ताल्लुक फिट करा, ये इसको पॉजिटिव बनाता है और इसको बनाता है नेगेटिव। अब करंट कैसे चलेगी इस डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे चलेगी, तो ये देख रहा है डिफ्लेक्शन बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन के साथ रिवर्स, यानी कि अगर पहले राइट की तरफ थी अब हो रही है लेफ्ट की तरफ, अगर पहले लेफ्ट की तरफ थी अब हो रही है राइट की तरफ। तो कंफर्म हो गया कि भाई मैग्नेटिक फोर्स है जो शायद पानी डायरेक्शन रिवर्स करा, जिसकी वजह से इस नीडल में जो फोर्स लग रहा है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है, एंड देयरफॉर द नीडल इज शोइंग डिफ्लेक्शन। तो एक जनरल सा रूल दे दिया, उसको बोलते हैं बेटा एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या शो ना सुजु दपान, अगर एक नफरस मंस करंट पच फ्रॉम फुट टू हेड, फ्रॉम फुट टू हेड इस डायरेक्शन, तो ये इसके बाजू में दो है ना,
और आपने नीडल अगर राइट साइड पे रख दी, अगर आपने नीडल राइट साइड तो बेटा याद रखोगे जो नीडल होगा अगर वो इस टाइप से चल है, then the deflection of the needle will be towards the left hand. किधर की तरफ होगा? लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो एक चीज हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड बेटा देख रहा है, तो बस वही याद, when current flows from foot to head, then the needle is kept on the right side, then the deflection will be towards the left side, ठीक है, left hand, ठीक है। Now बेटा remember this thing, यम जो बना मैग्नेटिक इफेक्ट की बात, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। जब करंट नहीं है तब भी तो इस कंडक्टर में चार्ज है, वो चार्ज इस पे कोई भी असर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है ना बेटा कि when the charge is in motion, when the charge is in motion, it produces magnetic field. When the charge is in motion, it produces magnetic field. But remember beta, when the charge is at rest, only electric field is there. क्या श्वास है? Only electric. When हमने पढ़ा है charge at rest, charge at Rest. तो कौन सा फील्ड क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन when the charge is in motion, when the charge is in Motion. तो बेटा याद रखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? Magnetic. और याद रखना बेटा तीसरी चीज, अगर बंदे की वेलोसिटी बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, Uniform velocity. तेल क्या चुका सान, शाबाश। दोनों fields. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज जो सुना आसान, एक्सेलरेटिंग चार्ज सो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा, क्या करा, Magnetic field. ऑसिलेशंस क्रिएट करता है, एलसी ऑसिलेशन, वो इंशाल्लाह आगे चल के देखोगे। लेकिन अभी याद रखिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो बेटा समझ लो रेस्ट पे चार्ज है तो कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पर असर करा। मोशन में अगर चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर मोशन ऐसी है कि यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, तेल क्या आसान, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है। और Magnetic field. देखो बेटा एक और चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना है तो नेसेसरी है इलेक्ट्रिक चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना है तो क्या नेसेसरी है, Electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज हो, हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी, तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अदरवाइज क्रिएट नहीं होगा. लेकिन बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ मैग्नेट, टू हैव अ, Magnet. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड बाय मूविंग चार्जेस। So when the charge is in motion, we can create magnetic field. When the charge is at rest, देखो electric, for electric field a charge is must, but for magnetic field, magnet is not must. We can still create the magnetic field with the help of a moving charge. Clear chart? समझ चला। So this was the experiment which was performed by Hans Christian Ørsted, and these were the points बेटा जो उसने observe किए, ठीक है। तो बेटा इसको इस तरह सिर्फ ये कहा दुनिया को कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, क्लियर अच्छा। लेकिन बेटा ये याद रखना है आपको, जब इस बंदे ने सिस्टम पूरे दुनिया को बोल दिया कि भाई याद छो दलील कि मैग्नेटिक फील्ड आशु क्रिएट का सान, तो दो बंदे उठे इसी साल 1820 में ही बेटा। उन बंदों का नाम बेटा था, शाबाश, one was Jean Baptiste Biot and another beta was Felix Savart। इन दो बंदों ने बेटा एक लॉ दे दिया, एक that law is called as Biot-Savart law। क्या सुना? सो लॉ का चुला राइट समझो। इन्होंने कहा कि वजह से हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड सबन वोनमुत कि अगर कोई कंडक्टर मज क्या पकान करंट तेल हसा छु ये पानस इर्द गिर्द क्या करान क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक, मगर बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई वैल्यू होगा ना, इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन होगा ना, तो वो मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन बेटा इस लॉ से आ जाती है। द लॉ इज कॉल्ड एज बायो-सावर्ट लॉ। व्हाट इज द लॉ? लॉ सेज अगर आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट ले बेटा, छोटा सा एलिमेंट, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत लंबा है, मैं सारी करंट और सारा मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे नहीं देख सकता। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको करंट कैरिंग कंडक्टर में एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। उस छोटे से एलिमेंट को हम, इसकी तो लेंथ ही होगी कुछ,
लेकिन वो होगी छोटी सी एलिमेंट एंड दैट लेंथ इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल लेंथ. क्या है सर? Differential. दैट लेंथ विल बी कॉल्ड एज डीएल DL. लेंथ. क्या सुना? DL. तो बेटा आपको क्या करना है, ये डीएल ये नजदीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेकिन ये इतना नजदीक है कि ये एक ही है, ए और बी कोइंसाइड कर रहे हैं, इतना नजदीक है. तो उस छोटे से में छोटी सी लेंथ होगी ना डीएल, बेटा उस डीएल एलिमेंट को आपको ज्वाइन करना है किसके साथ? पॉइंट ऑफ एनालिसिस के साथ, जिस पॉइंट पे आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है. सपोज बेटा यहाँ पर कोई डिस्टेंस आ गई आर. व्हाट इज आर? इट इज द डिस्टेंस ऑफ, शाबाश, द पॉइंट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम विच एलिमेंट? डीएल एलिमेंट. DL. सर डीएल तो इतना बड़ा है, यहाँ से डिस्टेंस अलग आएगी, यहाँ से नहीं बेटा, ये नजदीक है बहुत. इफेक्टिवली जो ऊपर से डिस्टेंस आएगी वो यहाँ से भी डिस्टेंस आएगी. ठीक है. Let the angle that the position makes with the DL element beta with theta be Theta. then according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart. ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत कम होगा, सारे की वजह से फिर टोटल होगा. जो दबा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डीबी. DB. बी हम मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ई हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? Magnetic. तो ये कह रहा है बेटा कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जो बराबर म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इट इज कॉल्ड एज द परमिएबिलिटी. कैसे सुना? Permeable. ऑफ फ्री स्पेस. कैसे सुना? Of free space. परमिएबिलिटी. कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेगी इन वैक्यूम. इन Vacuum. इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई बेटा इनटू आई डीएल साइन ऑफ एंगल, जो एंगल है हमारे पास, डिवाइडेड बाय बेटा आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, R. एंड द मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी इन टेस्ला. Tesla. क्या? Tesla. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, Magnetic field. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बेटा टेस्ला है. ठीक है. तो क्या याद रखोगे? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इनटू डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय. R. इसे जनरल एक्सप्रेशन, हर कोई चीज इवैल्यूएट करना है तो इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना है. लेकिन ये एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में डायरेक्ट एक्सप्रेशन. क्या? अच्छा, Direct. वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन मैं दिखाऊंगा, बट द थिंग इज वो सब एक्सप्रेशन आती है यहाँ से. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा ये है म्यू नॉट बाय 4 पाई. समझ तरह म्यू नॉट बाय 4 पाई. तो म्यू नॉट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट एंड इट इज इक्वल टू, शाबाश, 4 पाई into 10 raised power minus 7. 4 pi into 10 raised power. -7. यूनिट्स इसके बेटा देखो टेस्ला, इसका आएगा ऊपर मीटर बाय एम्पियर. These are the units of mu naught. This is the permeability coefficient of free space. फ्री स्पेस में कितना इजीली आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेगी. कितना वैल्यू होता है? 4 पाई into 10 raised power -7. टेस्ला मीटर पर meter. एम्प. इसके बाकी यूनिट्स भी है लेकिन वहां पर नहीं जा रहे बिकॉज हमने ऐसा कुछ भी अभी नहीं पढ़ा है. ठीक है. ये हुआ तो ये तो हम क्लियर, ये क्लियर हो गया ना. तो बेटा इसी लॉ को इस्तेमाल करना है एंड वी हैव टू अराइव एट द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू वेरियस करंट डिस्ट्रीब्यूशंस. ड्यू टू वेरियस Current distribution. 3 करंट डिस्ट्रीब्यूशन शायद आपके सिलेबस में. कितने? 3. किन 93 है बाबू. वही चैप्टर खत्म, खत्म. उतना ही तो है क्योंकि आपका चैप्टर वाला इस चीज को इस्तेमाल ही नहीं करता. सो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है. हाँ पद बना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से डिफरेंट जाए पे डिफरेंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल. पूरे चैप्टर में कोई एक कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, वहां पे जी कांस्टेंट हमेशा होता है. यहाँ पर जो कांस्टेंट है इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई. हमेशा आप देखोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई. उनमें से म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी. ठीक है. वैल्यू कितना? 4 पाई 10 raised power -7 टेस्ला मीटर पर. Ampere. ठीक है. लेकिन बेटा ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी. अच्छा, इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा. अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में Different डिफरेंट directions. डायरेक्शन होगी. ठीक है. मैं कॉन्फ़िगरेशंस पहले बना रहा हूं. ये थे जो थे पढ़ने खतर याद, सिलेबस के लिए ये याद नहीं रखना. ठीक है. चलिए बेटा वस्तु 3 कॉन्फ़िगरेशन कम छ. डेरिवेशन देखनी हो तो वीडियो लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी डेरिवेशन सब की दिखाई है. ठीक है. लेकिन वो आपके सिलेबस में डेरिवेशन है ही नहीं.
आपके सिलेबस में डायरेक्ट एक्सप्रेशंस, आपके सिलेबस में डायरेक्ट, एक्सप्रेशन तो देख लो बेटा कैसे निकाल। मैग्नेटिक फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी से? वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हमने देखा ना अभी कैसे निकालेंगे। हाँ। तो डायरेक्शंस डिफरेंट कन्फिगरेशन में डिफरेंट होती है, वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहली कन्फिगरेशन बेटा, वी हैव गॉट अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आई ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफिनिट लेंथ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। If you want to find out the beta magnetic field at any point P, which is at a perpendicular distance r, which is at a perpendicular distance और from the current carrying conductor, ठीक है। Then the magnetic field at point P, then the magnetic field at पॉइंट in magnitude in मैग्नीट्यूड is given by, शाबाश, कोई बता सकता है? इसी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, बता सकते हो? जो हमने भी लॉ किया नहीं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन, लॉ तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, उस लॉ को इस्तेमाल करके कोई एक्सप्रेशन आ जाएगी। द एक्सप्रेशन इज दिस, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई दे होगा मैग्नीट्यूड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड देखो किताब क्या लिखती है। अभी मैंने कहा बेटा म्यू नॉट शुड कांस्टेंट, हाँ 2 पाई शुड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, समझ आता ना। तो ये किताब बोलती है मैग्नेटिक फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बी बाय आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, एंड तीसरे स्टेप पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या लिखती है? म्यू नॉट बाय 2 पाई, क्लियर? अच्छा, तो लिखती है वो, समझ आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन भी होगी ना पॉइंट पी पे, हाँ कैसे निकालेंगे देखो, समझ में। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एट पॉइंट पी, व्हाट यू हैव टू डू, यूज द राइट हैंड palm रूल। राइट हैंड palm सो क्या शुना राइट हैंड palm रूल थे जो याद भी क्या बन। If you keep your thumb thumb along the direction of current, current and keep the fingers pointed towards the point of analysis, analysis तो देखो ये इधर की तरफ, उंगलियां कहाँ जा रही? पॉइंट पी की तरफ। Then the direction of the curling of the finger, the direction of the curling of the will give the direction of magnetic field, will give the direction of, magnetic field तो इसका मतलब देखो ये गो है और कुन, हाँ उंगलियां कहाँ की तरफ करनी है? पी की तरफ। अब हाथ को बंद करने की कोशिश करो, उंगली को क्या हो रहा है? हाँ अंदर से ना अच्छा, तो इट इज इनवर्ड्स, इट इज inwards देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं बनाऊं, ये कहते बराबर थे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय, 2 पाई मगर डायरेक्शन क्या है पॉइंट पी पे? अंदर की तरफ। हाँ तो याद रखना बेटा दो चीजें, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड inwards तो क्रॉस से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? cross और अगर आउटवर्ड्स होगा तो डॉट से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? dot अब ये क्या है इस वक्त? inwards इनवर्ड्स है और ये आउटवर्ड्स है, तो इनवर्ड्स के लिए क्या एक्सप्रेशन? cross तो ये खुद समझ आएगा एग्जामिनर को कि आप क्या बात कर रहे हो। The magnetic field is a vector quantity with magnitude mu naught I by 2 pi r and direction inwards, clear? अच्छा, हाँ समझ गए? जरा मुझे बता बेटा, अगर ये होगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, पॉइंट ऑफ एनालिसिस पॉइंट P है, इसमें करंट जा रही है I और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल बेटा x है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कितना होगा? ये भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, स्ट्रेट मगर इनफाइनाइट, स्ट्रेट मगर infinite इनफाइनाइट, हमें नहीं एंड्स पता। चलिए बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, हाँ कितना होगा? वेक्टर क्वांटिटी, शाबाश, कितना होगा? म्यू नॉट I I बाय 2 पाई r 2 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इन x है ना, लेकिन डायरेक्शन वो भी inwards ही होगी ना? अच्छे से देख क्या करना है? outwards होगी। एग्जैक्टली, कीप द थंब along the direction of current and keep your fingers pointed towards the point of analysis. बहुत तरीके से आदि थे। हाँ The curling of the hand will give you the direction. Curling से नहीं बरकूंगा सर। हाँ So it is outwards. Clear छा? समझ तरह। जरा मुझे बता इस वाले केस में करंट ऊपर से नीचे आ रही है I. The point of analysis lies here, point P, at a distance of r. Tell me the magnitude क्या होगा? It will be mu naught I by
2 पाई r डिस्टेंस चार्ज। लेकिन डायरेक्शन इनवर्ड्स। देख लो, ये है ना हाथ, ये ऐसे जाएगा ना, जाएगा हाँ। करंट नीचे, उंगलियां टुवर्ड्स पॉइंट P, पाके करो कर्लिंग कर ये आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स है ना यार, तुझे समझता रहा। हम्म। ओ देखना, यही तो वजह थी कि एम्पियर ने देखा जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में का आई ही थी लेकिन ऊपर जा रही थी, पॉइंट P राइट साइड से ही था, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला, इनवर्ड्स। हाँ। लेकिन जब नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, समझ रहा। सो इस वाले केस में आउटवर्ड्स, उस वाले केस में इनवर्ड्स। डिपेंड करता है आपका पॉइंट ऑफ एनालिसिस किधर है। चला 53 से शुरू का करंट इधर जा रही है, पॉइंट P यहाँ पे है, बता अब करंट आई जा रही है, डिस्टेंस r है, डायरेक्शन बता बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ना, लेफ्ट हैंड, वाह, नहीं सर, राइट हैंड right. palm rule, you go, you Outwards. open outwards, एग्जैक्टली। समझ तो रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड्स। समझ आ गया, हाँ। क्लियर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो भाई आपने कहा ना जो कांस्टेंट है वो म्यू नॉट बाय 2 4 पाई पाई है। ना, वो तो जनरल है, वो तो बायो सवार्ट को इस्तेमाल करके है। अच्छा। अगर वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट, मगर किताब पे वो मत डिस्कस करती है। किताब क्या लिखा डायरेक्टली, फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज स्ट्रेट एंड इनफिनाइट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। कंबाइन किया तो कंबाइनिंग के बाद अगला स्टेप ये आएगा ना, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i by r, तो b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स r, वो कांस्टेंट लिखता है म्यू नॉट बाय 2 पाई i by r। खेल खत्म, उसके लिए यही दिमाग है। मगर मसला है बेटा, अगर कांस्टेंट ये तेल किस ना बाकी जाए द सेम कांस्टेंट आसुन दैट शू डिफरेंट कांस्टेंट, सो पॉसिबल क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि दरअसल इस तरह से इट इज नॉट ट्रू, बल्कि when we derive it with the help of Biot-Savart law, ये एक्सप्रेशन आ जाती है। समझ गए? क्लियर? अच्छा, लेकिन बाहर ना होता है ब्याख कॉन्सेप्ट। ये कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट है ना, स्ट्रेट था इनफाइनाइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ होगी कुछ पर्टिकुलर लेंथ, फाइनाइट। फाइनाइट का केस करते हैं, बट फाइनाइट वाला किताब वाला नहीं दिखा सकता क्योंकि उसने चोर बाजारी की है ना, तो मस्त कुछ तो फाइनाइट कुछ फाइनाइट डायरेक्ट एक्सप्रेशन इज दिस। फाइनाइट की कोई लेंथ होगी बेटा एल, होगी कि नहीं? हाउ मच इनफाइनाइट? से पॉइंट ऑफ एनालिसिस लाइज हियर पी, इस पे करंट जा रही है आई और परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करनी है आर। ठीक, तो बेटा अगर एंड्स पता है, अगर हमें एंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं ना पॉइंट पी के साथ, करा तो सपोज बेटा ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा, हिम्स एंगल का सनासन पता है। वो कब पता चलेगी? जब फाइनाइट है। इनफाइनाइट होगा तो खुल जाएगा पूरा। Then the magnetic field at point P will be given by mu naught I, देखो 4 pi r, कैसा लगा? Into sin of alpha plus sin of beta। था ख्याल? ये असली एक्सप्रेशन है फाइनाइट कंडक्टर, समझ गए ना? असली एक्सप्रेशन क्या है? sin alpha plus mu naught I by 4, देखो कांस्टेंट है ना वही, mu naught by 4 pi। फिर ये उसका पर्टिकुलर केस है ये वाला, देखो कैसे। तो डायरेक्शन बता, डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, ऊपर इनवर्स, इनवर्स, शाबाश, इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स। अच्छा, वैल्यू लेकिन ये अल्फा और बीटा आपको पता होनी, कभी 30 होगा 45 होगा, जो भी वैल्यूज होंगे दे दे। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसी से इनफाइनाइट लूं, केस ऑफ इनफाइनाइट, समझना चल को ये पॉइंट ये एंड है और कुछ, और ये वाला पॉइंट नीचे, तो क्या होगा समझना। आप कोशिश करोगे ना ये पॉइंट जोड़ने की इसके साथ, तो देखो जब ये इधर पे था, ये एंड इधर पे था, तब ऐसे रहती लाइन, इधर पे पहुंचा तो ऐसे खुल गया। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो रहा है? देखो देखो, बट एक नहीं बढ़ेगा, ज्वाइन करने के लिए एंगल जाएगा, वो बढ़ जाएगा ना। कितना जा सकता है मैक्सिमम? 89.9, 90 गया तो पैरेलल चला गया, 89.9 तक जो ज्वाइन हो सकते हैं कहीं पे, क्योंकि इनफिनिटली लॉन्ग है। तो कैन वी से both the angles alpha comma beta they tend to 90, they are not 90 but they will increase to 90। why? ये ऐसे है
जब ये दूर जाएगा, देखो खुद यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो ऐसे जाता, यहाँ पे है तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे है तो ऐसे जाएगा। इफेक्टिवली जितना दूर पॉइंट होगा उतना ही खुल जाएगा, तो एंगल्स खुल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। कब तक? 90 बार नहीं होगा। तेरे बार करेंगे ज्वाइन इज इधर बढ़ के से पर इस पर खुल दे सो अल्फा बीटा दोनों कितने 90 बड़ा तो है। व्हाट इज sin 90? 1। व्हाट इज sin बीटा 90? 1 1 + 1 शाबाश 2 और ये 4 ये होना टाइप है 1 ही सेकंड किताब वो दिलविद मगज क्या समझ सकता। तो क्या याद रखोगे? अल्फा बीटा 10 to 90 एंड यू रिमेंबर दिस थिंग sin अल्फा कॉमा sin 90 शॉर्ट sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो देयरफॉर बेटा your expression comes out to be mu naught I by 2 pi r। तो क्या समझ? तो दरअसल ये डिराइव करना था, ये वाली एक्सप्रेशन। वो बायो सेवार्ट को इस्तेमाल करके ये आएगा, और यहाँ के पर्टिकुलर केस से समझ आ गया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, करंट थंब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स। बट रिमेंबर दिस थिंग, मैग्नेटिक फील्ड is always perpendicular to dl, it is always perpendicular to r। perpendicular r से इस पॉइंट, r किस प्लेन में है? इस वाले बोर्ड वाले प्लेन में। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी ना, देखो दोनों को परपेंडिकुलर है ना, r को परपेंडिकुलर है। dl कैसे था? dl ऐसे लिया था ना। तो देखो जब ये परपेंडिकुलर है, इसे ना r से परपेंडिकुलर dl is perpendicular। So magnetic field in general has a direction of which is perpendicular to dl and r। या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको देखना होगा पॉइंट ऑफ एनालिसिस किधर पे। ठीक है, वहां से सर ये क्या इशू परपेंडिकुलर, तो बेटा उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा इंशाल्लाह। यू